हाय दोस्तों, तो इस पार्ट की शुरुआत में चेनलू खाने का बिल पे करके यहाँ से चला जाता है और शिंगची भी इसके पीछे आ जाता है और ये दोनों अपने मॉम डैड के पास जा रहे होते हैं। मॉम डैड भी रेस्टोरेंट की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी इन लोगों को एक ब्लास्ट की आवाज आती है। चेनलू और शिंगची दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पे लोग घबरा कर भागना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान शिंगची को चोट लग जाती है। मॉम डैड भी इस वजह से इन दोनों के लिए परेशान हो गए थे। चेनलू शिंगची को एक बेंच पे बैठा देता है और मॉम चेनलू को कॉल करती है। चेनलू मॉम की कॉल रिसीव करता है और बताता है कि शिंगची को थोड़ी चोट लगी, लेकिन इसी दौरान एक आदमी के धक्का देने की वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है और उसका फोन टूट जाता है। लेकिन ये फिर भी अपना फोन उठाने के लिए जाता है क्योंकि उसमें वो 4 लीव्स वाला पत्ता था जो कि इसे शुजे ने दिया था। दूसरी तरफ शुजे भी ये खबर देख लेती है कि जिस जगह पे चेनलू गया है वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है। थोड़ी देर बाद मॉम चेनलू के पास आ जाती है और ये लोग शिंगची को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जबकि चेनलू होटल से पासपोर्ट लेने के लिए जाता है। इसका फोन तो बुरी तरह टूट गया था लेकिन वो लीक बच जाता है। थोड़ी देर बाद से शुजे की कॉल आती है लेकिन इसके स्क्रीन का टच काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर सका। तो चेनलू जल्दी से करीब में फोन बूथ ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर बाद इसे एक फोन बूथ मिल जाता है और ये फौरन शुजे को कॉल करता है। शुजे भी समझ जाती है कि ये चेनलू की कॉल है, तो ये कहता है कि तुम मुझे कांटेक्ट कर रही थी। तो ये कहती है कि तुम अपना फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। तो ये कहता है कि मेरा फोन गिर गया था। शुजे कहती है कि तुम ठीक हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं मरूंगा नहीं। मुझे याद है अपना वादा कि जब मैं 80 साल को हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए वायलिन प्ले करूंगा। शुजे कहती कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तो इस पे सिर्फ हाँ कहता है। चेनलू कहते कि तुमने मुझे याद किया। कहती कि मैं तुम्हें अगली दफा बताऊंगी और फिर इसके बाद चेनलू कॉल काट देता है। फिर रात में जब ये लोग वापस होटल आ जाते हैं तो चेनलू की मॉम बहुत बुरा ख्वाब देखती है और इन्हें लगता है कि उस हादसे में चेनलू की मौत हो गई। ये जब उठती हैं तो डैड और चेनलू पहले से बहस कर रहे थे, जहाँ पे चेनलू कह रहा था कि इसे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना। चेनलू कहता है कि मेरा खुद का फैसला है और मैं इसे किसी से डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने तय कर लिया है। ये कह के यहाँ से चला जाता है। डैड कहते हैं कि तुम अपने बेटे को देख लो, तुमने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो मॉम कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग वापस जा रहे हैं, मैं इस जगह पे मजीद नहीं रुक सकती। डैड कहते हैं कि तुम काम डाउन नहीं हो सकती। तो मॉम कहती है कि मैं कैसे काम डाउन हूँ, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वो जवान बच्चा खून में लथपथ नजर आता है और वो बिल्कुल चेनलू की उम्र का था। हमें क्या पता कि इस तरह का हादसा कहीं फिर दोबारा हो जाए और वो भी हमारे बेटे के साथ। डैड कहते हैं कि जरूरी नहीं एक ही वाकया दोबारा भी हो, अगर वो इस तरह करेगा तो वो फिर बाहर जाके पढ़ेगा कैसे। तो मॉम कहती है कि वो मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी हर दूसरे काम से ज्यादा अहम है। और दूसरी तरफ शुजे बीजिंग जा रही होती है, सभी लोग उसे सी ऑफ करने के लिए आते हैं। यंग के डैड इसे बहुत ज्यादा पैसे देते हैं और साथ गुड लक विश करते हैं। यंग बहुत ज्यादा उदास हो रही थी इसके जाने पे क्योंकि ये अगले साल बीजिंग जाने वाली है। फिर इसके बाद जब गाड़ी में बैठती है तो चेनलू इसको इसकी पिक्चर भेजता है जो उसने तब ली थी जब ये लोग आखिरी दफा मिले थे और इसने मैसेज किया होता है कि तुम आराम से जाना। फिर अगले दिन शाम में शुजे वेलकम पार्टी के लिए ऑडिटोरियम में आती है। यहाँ पे इसे लीक है मिलता है कि इससे मिलने के बाद अपनी रूममेट के साथ जाके बैठ जाती है। फिर इसके बाद एक सीनियर यहाँ पे आके गाना गाता है। ये वही गाना होता है जो चेनलू ने उस रात गाया था। शुजे जब रात में आके मुंह हाथ धोने लगती है तो ये नोटिस करती है इसका एक ईयरपीस गायब होता है। तो ये फौरन उसे ढूंढने के लिए ऑडिटोरियम वापस जाती है। अपने फोन की फ्लैशलाइट से उसे ढूंढ रही होती है। वही लड़का जो यहाँ पे पहले गाना गा रहा था वो भी यहीं पे होता है। इससे पूछता था, इसे बताती है कि इसका एक इयररिंग गुम गया है तो वो भी इसकी मदद करने लगता है। थोड़ी देर बाद जांगयू को एंट्रेंस में इसका इयररिंग मिल जाता है। फिर ये इसे वापस डोम छोड़ने के लिए आता है। तो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे लगा था कि मैं इसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन करवाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लेखी भी आ जाता है और कहता है कि मैंने हमारे शहर के सभी बच्चों का एक ग्रुप बनाया है, मैं इसमें तुम्हें भी ऐड कर रहा हूँ। और ये कह के यहाँ से चली जाती है। जांगीर से कहता है कि तुम लोग क्लासमेट थे। तो ये कहता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त की दोस्त है। जांगीर कहता है कि गर्लफ्रेंड। तो कहता है कि नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। तो इसके बाद चेनलू अपने रूम में होता है तो इसको आवाज आती है कि इसके मॉम डैड फिर से झगड़ा कर रहे हैं इसी को लेके। डैड कह रहे होते हैं कि सिर्फ इस एक्सीडेंट की वजह से तुम भी यही चाहती हो कि वो बाहर पढ़ने ना चाहे। तो मॉम कहती है कि हाँ मेरा यही फैसला है और कहती है कि हाँ मैंने तुमसे वादा किया था कि जब चेनलू 18 साल का हो जाएगा तो मैं उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन जो हुआ तुमने भी खुद देखा, इसलिए मैं अपने बेटे को अकेला बाहर नहीं भेजना चाहती। अब वो किसी दूसरे मुल्क जा सकता है, तुमने शुरू से ही ये सोच लिया था कि तुम इसे नहीं भेजोगे। तो कहती है कि मैं जो भी कहूँ तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मॉम ऐसे जाने लगती हैं तो डैड इसको पकड़ के कहते हैं तुमने मुझसे पहले भी झूठ बोला था। तो मॉम कहती है कि उस बात को गुजरे 10 बरस से ज्यादा बीत गए और कहती है कि अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की कि तुम चेनलू को बाहर भेजना चाहते हो तो इसके बाद फिर हम लोग भी डिवोर्स ले लेंगे। ये सुन के चेनलू भी कमरे में आ जाता है। डैड कहते हैं यानी तुम लोग पहले से प्लान कर चुके थे। और एक ग्लास उठाकर मॉम पे मारने लगते हैं तो चेनलू अपनी मॉम के आगे आ जाता है लेकिन इसके हाथ पे कांच लग जाता है। फिर अगले दिन न्यू स्टूडेंट्स आने की वजह से शुजे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पोस्टर्स नोटिस बोर्ड पे लगा रही थी। यहाँ पे चांग भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो कहती है कि नहीं मैं खुद कर सकती हूँ,
लेकिन बारिश की वजह से इसके नी में दर्द हो रही होती है, क्योंकि इसने पहले बताया था कि जब भी बारिश होती है तो इसके जॉइंट में दर्द होती है। और इसी दौरान इसे यंग की कॉल आ जाती है, जो इसे अपने स्कूल के बारे में सब बताने लगती है। शुजे कहती है कि मैं भी काम करी, तुमसे बाद में बात करूंगी। और नीचे उतरते वक्त ये गिरने वाली थी, लेकिन जियांग इसे पकड़ लेता है। ये फौरी तौर पर अपना हाथ छुड़वा के इसे यहाँ से चली जाती है और बाहर दरवाजे से कोई देख रहा होता है। जब ये रूम में आती है तो थोड़ी देर बाद इसकी रूममेट इसके लिए मेडिसिन लाती है। कहती है कि डोम वाली लेडी ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। जब ये दवाइयाँ चेक करती तो ये इसके घुटने के लिए थी और इसे याद आता है कि ये तो बात इसने चंदू को बताई थी। ये फौरी तौर पर बाहर देखने के लिए जाती है। एक लड़के को रोकती भी और इसे लगता है कि ऐसे वो चंदू है, पर वो चंदू नहीं था। लेकिन जब ये रूम में आती है तो लेखा इसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ मिल गयी। तो ये कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे दर्द हो रही थी। तो कहता है कि मेरे जानने वाले बहुत हैं। तो ये खुद से कहती है कि चंदू भला यहाँ पे क्या करने आएगा, वो तो इस मुल्क में है भी नहीं। लेकिन फिर इसके बाद जब चंदू अपने घर आता है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शुजा इसे कॉल कर रही थी तो इसने जानबूझ के उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी और ये वहीं दूर से खड़ा होकर इसे देख रहा था। ये दवाइयाँ भी चंदू ही दे के गया है। शुजी अपने रूम में होती है और तभी बाहर एक लड़का माइक्रोफोन में आकर शुजी से ये कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये इसके लिए पोएम भी पढ़ता है। इसकी रूममेट्स बाहर जाके देख के आती हैं और उसे बताती है तो कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी दौरान इसके डैड की कॉल आ जाती है और डैड भी सब कुछ सुन लेते हैं जो लड़का माइक्रोफोन में कह रहा होता है। डैड कहते हैं क्या वो लड़का हैंडसम है। तो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो जैसा भी हो वो चंदू जितना हैंडसम नहीं हो सकता। डैड कहते हैं कि तुम उस लड़के को चंदू से क्यों कंपेयर कर रही हो, तुम्हें अब नया बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। ये कहती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। फिर ये यांगची से मिलने के लिए चली जाती है। इसे यंग ने कहा था क्योंकि शुजी यहाँ पे काफी अकेला महसूस कर रही थी और सिर्फ इस वक्त पे यही दोनों बीजिंग में हैं। ये दोनों एक दूसरे से इनके रूटीन के बारे में बात करते हैं। यांगची नोटिस करता है कि ये काफी चुप है तो इससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे मिस करती हो। यांगची कहता है मैं काफी टाइम से ही बीजिंग में था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मुझसे मिलने पर तुम्हें उसकी याद ज्यादा ना आए, इसीलिए मैंने तुमसे राब्ता नहीं किया। ये बात सुन के इसे घूरने लग जाती है। तो कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। शुजी कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ज्यादा गौर से देखने से क्या मुझे उसकी याद आ रही है या नहीं। उसके बाद ये जियांग के बारे में पूछने लग जाता है। तो ये कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम। ये भी इसे लिखे वाला जवाब देता है कि मेरे बहुत जानने वाले हैं। चंदू ये चाहता है कि अगर तुम किसी और को डेट करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जल्द वापस आएगा। फिर इसके बाद अगले दिन यांगची जब अपनी क्लास लेने के लिए जाता है तो देखता है कि इसके स्टूडेंट्स काफी शोर कर रहे होते हैं और कह रही होती है कि यहाँ पे एक मॉडल आया है। जब इस मॉडल को देखता है तो और कोई नहीं बल्कि चंदू होता है। फिर इसके बाद ये लोग डिनर के लिए आ जाते हैं। ये बताता है कि आज ये शुजी से मिला था और पूछता है कि तुम अभी तक उससे मिले नहीं। ये कहता है कि मैं उसकी यूनिवर्सिटी गया था लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। तो ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। चंदू कहता है कि मैंने वेट लिस्ट एडमिशन टेस्ट दिया है, अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं आए, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। यांगची ये बात सुन के बहुत खुश होता है। कहता है कि फिर हम दोबारा से रूममेट्स बन सकते हैं और इसे आके हक करने लगता है। लेकिन चंदू इससे कहता है कि तुम्हें अभी मेरी वापसी को एक राज ही रखना है, तुम इसे यंग को भी नहीं बताओगे। तो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। फिर इसके बाद अगले दिन ये दोनों साथ होते हैं और अब चंदू रिजल्ट चेक करने वाला था, लेकिन उससे पहले यांगची से एक शॉर्ट्स पहना देता है और कहता है कि ये गुड लक चार्म है, इसे पहन के तुम अपना रिजल्ट चेक करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये पोर्टल ऑन करता है तो यांगची अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मुझे बताओ। लेकिन चंदू इसे कुछ नहीं बताता, उठकर सोफा पे जाके बैठ जाता है। ये हिम्मत करके खुद ही स्क्रीन पे देखता है तो ये बहुत खुश होता है कि इसने वो टेस्ट पास कर लिया है और इसका एडमिशन भी हो गया है। इसके बाद ये अपने काम पे आ जाता है और यहाँ पे काफी बारिश हो रही होती है, इसलिए जो सीन शूट करने होते हैं उनको शूट करने के लिए भी दूसरा कोई मेंबर भी तैयार नहीं होता। लेकिन इनके सुपरवाइजर ने कहा होता है कि अगर जो भी इस बारिश वाले मौसम में ऊपर पहाड़ पे जाके वो सीन शूट करेगा उसे 500 बोनस में दिया जाएगा। ये बात सुनते ही चंदू जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ शुजी क्लास से अपनी रूममेट के साथ वापस आ रही होती है। यहाँ पे इन्हें जियांग मिल जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। तो इससे पूछता है क्या तुम नेशनल डे पे घर जा रही हो। तो ये कहती है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जियांग कहता है कि हाँ, अगर तुम नहीं जा रही तो तुम यहाँ रुक के मदद कर सकती हो। शुजी कहती है कि तुम स्टूडियो की चाबी मुझे दे देना। तो ये कहता है कि फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें कॉन्सर्ट पे भी लेके जाऊंगा। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आ रही है, मुझे उसके साथ रुकना है। ये इसकी इंटेंशन समझ जाती है तो इससे सारी बात को क्लैरिफाई करती है कि एक्चुअली में मैंने तुम्हें वीचैट पे इसलिए ऐड किया था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की भी प्रोफाइल पिक्चर वही है, मैंने तुम्हें उसकी जगह समझ के वीचैट पे ऐड किया था और मुझे तुम्हें डेट करने का कोई इरादा नहीं है। ये इस तरह सारी बात तय करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन यांगची और चंदू के घर पे यंग आ जाती है यांगची से मिलने के लिए, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि चंदू यहाँ पे आया हुआ है और इसे यहाँ देख के यांगची बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि फिलहाल तो चंदू घर पे नहीं था और कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई थी, मैंने तुम्हें जान के नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे शुजी को भी कॉल कर लेना चाहिए, मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैं यहाँ पे डिलीवरी करने आई हूँ, फिर सरप्राइज दे देंगे। ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये कहती है कि तुम्हें इससे क्या मसला है। इसका ध्यान बटाने के लिए इसे पानी डाल के देता है तो इसकी नजर पड़ती है कि टेबल पे रामेन के 2 पैकेट्स पड़े हैं। दूसरी टेबल पे देखती तो वहाँ पे कप भी 2 होते हैं।
तो ये कहती क्या मतलब तुम रिलेशनशिप में हो? तो ये कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसे समझ नहीं आती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अगर ऐसी बात थी। मेरा यहाँ पे होना बहुत ही गलत है, इसलिए मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए। ये जल्दी से अपना सामान लेकर छुपने वाली होती है, तभी वहाँ पे चेनलू आ जाता है। ये चेनलू की आवाज सुन के बाहर निकल आती है, जिसे देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। ये कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे, तुम तो बाहर नहीं चले गए थे। यांगची कहता है कि चेनलू ने अभी तक शिजे को नहीं बताया कि वो वापस आया है और तुम भी इसे प्लीज मत बताना। तो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वो मेरी बहनों की तरह है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन चेनलू इसके पास आता है, कहता है कि तुम प्लीज अभी ऐसा मत करो, जब सही वक्त आएगा मैं उसे खुद बता दूंगा। और ये रिक्वेस्ट करके मना लेता है। फिर इसके बाद यांगची फिर से शिजे को कॉल करके बुलाता है। ये दोनों एक जगह मिलते हैं। यहाँ पर एक बेयर कॉस्ट्यूम में कोई खड़ा होता है जो कि इसे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिजे सिर्फ दूर भगाती है। जब ये देखती है तो ये और कहीं नहीं बल्कि यिंग होती है। ये इस तरह देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ये दोनों होटल में आ जाती हैं और ये आके एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं कि अपने घुटनों पर बाम लगा रही होती है। तो यिंग कहती है कि अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? तो कहती है कि ना बहुत ठीक है। तो ये कहती है कि उस दिन मेरे एंकल पे चोट लग गई थी और एकदम से मेरी रूममेट मेरे लिए एक दवाइयों का बैग ले आती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ आया कि आखिर वो किसने भेजी, क्योंकि तुम्हारे डैड और चन्नो के अलावा तो इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। मैं बारिश में देखने भी गई लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। यिंग इसे बताना चाहती है लेकिन उसने चन्नो से वादा किया था, इसलिए कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ चन्नो भी अपनी यूनिवर्सिटी के डोम में आ जाता है। जब ये अपने रूम में आकर अपना सामान अनपैक कर रहा होता है तो इसका रूममेट लीक ही होता है। ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर इसके बाद शिजे वापस अपने डोम आ जाती है और इसके रूममेट्स किसी हैंडसम लड़के के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो कैंटीन नंबर 2 पे बैठा हुआ है और जल्दी से ये इसे भी ये इन्फॉर्मेशन देती हैं। कहते हैं कि हम लोग प्रोफेसर वांग की क्लास उसके साथ ही अटेंड करेंगे, लेकिन शिजे इनकी बातों पे बिल्कुल भी कान नहीं धरती और कैंटीन चली जाती है। ये कैंटीन में बैठ के यहाँ लंच कर रही होती है कि तभी वहाँ पर चेनलू गुजरता है, लेकिन ये इसे देखता नहीं। जब इसे जियांगी आवाज देता है तो इसकी नजर शिजे पे पड़ती है और शिजे भी इसको देख लेती है। चेनलू इसको देख के इसके पास आता है। ये सब देख के कुछ नहीं बोलती। तो चेनलू कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो ये कहती है कि तुम्हारा चेनलू से क्या रिश्ता है? तो ये कहता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये कहती है कि ठीक है, तो फिर हमें हमारे दरमियान ये फासला बरकरार रखना चाहिए। ये कह के ये जियांगी के साथ चली जाती है।